ये तो बिल्कुल वही सूरत हाल हुई है जिसका आपने तज़किरा फरमाया था कि ये चीन और अमेरिका करीब आ जाएंगे, और इंडियन जो आपके देखने वाले हैं, आपके चाहने वाले हैं इंडिया में, वो आपके ऊपर बहुत तनकीद कर रहे थे कि ये आपका एक तासुब है हिंदुस्तान के बारे में, आपको फोबिया हो गया है इंडिया का, और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब चीन और अमेरिका करीब और इंडिया और चीन दूसरे से दूर, ये सूरत हाल बनती नजर आ रही है। जी सर, थैंक यू वेरी मच। सर, मेरा लोगों को लगता होगा कि मेरा कोई बायस नजरिया है, लेकिन मैं आपको जो कैलकुलेशन है मैं उसकी बुनियाद के ऊपर बात करने की कोशिश करता हूँ, ना कि प्रेडिक्शन करता हूँ। मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं, या पामिस्ट तो हूँ नहीं, या मैं सितारों की चाल तो बताता नहीं हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बताता हूँ कि प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स के ऊपर देखना होता है। प्रैग्मेटिक ग्राउंड्स पे एक सबसे बड़ा मसला है कि अगर आप सिर्फ अमेरिका के अंदर मुख्तलिफ स्टेट्स में रहें, आप हैरान होंगे कि सबसे ज्यादा इंडियंस और पाकिस्तानी जो खानों की दुकानों पर मैक्सिकन हैं, बाकी अमेरिकन हैं, और जो इंग्लिश फूड और वेस्टर्न फूड है वो उनकी जो है वो बाइंग पावर से दूर चला गया। इसी तरीके से जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं वो आप जितने भी मार्केट्स में देख लें तो उनकी जो ज्यादा डिमांड्स है, यानी फुटबॉल से लेकर आपकी, यू जस्ट नेम इट, एनी फ्रॉम द एफएमसीजी टू एनीथिंग, वो सिर्फ चाइनीज प्रोडक्ट हैं। अब इतना बड़ा रिलायंस आपका चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर होगा, और ईवीज की अगर मैं बात करूं तो चाइनीज ईवीज का मुकाबला कुछ नहीं है। ये एक एक यानी मैंने आपको एक और बात भी की थी कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको बड़े अच्छे से पता है कि ईवीज की मार्केट में हम नहीं जाना चाहते और वो जाएंगे भी नहीं। और वैसे भी पावरफोबिक कंट्री है, पावरफोबिक एक यूनिपोलर ताकत थी, ताकत है, और अब ताकत नहीं रहेगा से का जो प्रोसेस है वो बात की बात है, और कौन उसको कितना हद तक जिक पहुंचाएगा वो आगे की बात है, लेकिन अब तक तो वो है। अच्छा, समझने की जरूरत है कि क्या इंटरनल स्ट्रेंथ उनके पास है, वो तो ऑयल एक्सप्लोरेशन के ऊपर जा रहा है। अच्छा, ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है वो सऊदीया के अंदर से क्या उसको इतनी मिल रही है, यूएई से इतनी मिल रही है? अच्छा, असल इस टाइम पर जो तेल जहां से निकाला जा रहा है वो अफ्रीकन कंट्रीज हैं। अच्छा, ग्लोबल नॉर्थ और साउथ साउथ कॉर्पोरेशन जो है ये वो कॉर्पोरेशन है जहां पर चाइना मजबूत तरीन है। पूरा अफ्रीका जो है वो चाइना के साथ बिलियन ऑफ द डॉलर्स की डील कर रहा है और बहुत शानदार ताल्लुकात के साथ है। इसका मतलब है कि चाइना की जो है यानी यानी ऐलान करने की जरूरत नहीं है, इकोनॉमिक हेजेमनी कायम हो चुकी। लफ्ज में हेजेमनी इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा क्योंकि चाइना इसको इस्तेमाल नहीं करता, चाइना हेजेमनी नहीं कहता, और चाइना कोलैबोरेशन करता है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव मेरी तरफ से कामयाब है। आप रियासतों के अंदर से हुक्मरान हटा दे, चाइना को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी ट्रेड पार्टनरशिप हटा दे, उसको फर्क पड़ता है। तो कहीं से भी उसकी ट्रेड पार्टनरशिप को नुकसान, यानी ऊपर नीचे हो सकता है, नुकसान नहीं हो रहा। यानी जैसे आपका गवादर है, गवादर उसके हाथ से चला नहीं गया, स्लो जरूर हुआ है, सी पैक कमजोर हुआ है लेकिन हाथ से उसके चला नहीं गया। तो उसके पास अभी भी बलूचिस्तान से लेकर गवादर तक बूट ऑन सॉइल की ऑप्शन है। वो अलग बात है, इस्तेमाल नहीं कर रहा। अभी तो सिर्फ उसने ज्वाइंट आपके साथ इंटेलिजेंस की शेयरिंग की है, उसके अलावा वो बहुत कुछ और भी कर सकता है। सो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपके साथ कि सबसे पहला, मेरी प्रेडिक्शन नहीं थी, कैलकुलेशन थी। सब ये कह रहे थे, और खासतौर पे हमारे मोहतरम आसिफ अली भट्टी साहब इस मैटर पे मेरे काफी खिलाफ है। उन्होंने फरमाया था कि ऐसा नहीं होगा। मैंने ये कहा था कि चाइना जो है वो जो अमेरिका के साथ ऐसे हाथ मिलाएगा कि जैसे मिलाने का हक होता है। अब आप ये देखेंगे सबसे पहला जो है वो जाति, जो चंद जाति रहनुमाओं को वो मदऊ किया गया, उनमें सबसे पहला नाम प्रेसिडेंट शी का था। अच्छा, वो अलग बात है कि वो इन्वॉय भेज रहे हैं, और वो इन्वॉय भी कोई विजडम की बेस पर भेज रहे होंगे और मामला अलग होगा। अच्छा, फिर मैंने आपको ये कहा था कि पाकिस्तान जो है वो हमारी वो लाइन बनेगा जो कि चाइना और अमेरिका के दरमियान में ताल्लुकात को ब्रिज अप करेगा। पाकिस्तान ब्रिज अप करेगा, लेकिन शहबाज दौर में नहीं होगा, नवाज दौर में नहीं होगा, मरियम के दौर में नहीं होगा। इवन जनरल आसिम साहब को भी जो है वो उनको लाइन डिफरेंट लेनी पड़ेगी, और उनको जो है वो बैकस्टेप होना पड़ेगा। अगर लॉबिंग होती तो उनको भी इनवाइट आ चुका होता। अच्छा, पाकिस्तान को इनवाइट नहीं आया बाय द वे। अच्छा, वो फॉरेन ऑफिस का एक आदमी है वहां पर, सिर्फ वो जाएगा क्योंकि जिस तरीके से टिकटें मिलती हैं सारों को, तो उनमें से एक टिकट मिल गई होगी वहां के जो हमारा रखा हुआ है, उसको चला जाएगा।
अच्छा, इंपॉर्टेंट बात यहां पर जो चीन और अमेरिका के दरमियान में तिजारती ताल्लुकात है, उसको अगर मैं मुख्तलिफ नंबर्स बता दूं तो थोड़े थोड़े नंबर आपको 2023 के बता देता हूं कि 690.6 बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर तक पहुंचा था ताल्लुकात जो है। फिर उसके बाद जो अमेरिका को जो बरामदात भेजी थी वो 536 यानी 553.8 बिलियन डॉलर, और अमेरिका से चाइना को जो बरामदात गई थी 1.53 बिलियन डॉलर। यहां से आपको अंदाजा होता है कि भारत तो पहले ही मफलूज है। भारत को सवाल ये मैं बाद में करूंगा, लेकिन चाइना के साथ तो ताल्लुकात अमेरिका नहीं छोड़ सकता। अमेरिका इस टाइम पे शदीद नाराज है भारत से, क्योंकि वो समझता है कि यूक्रेन की जंग भारत की वजह से, ये वो हैंडलर है भारत जिसने ये जंग करवाई है, और जंग के अंदर ये जंग खत्म हो सकती थी अगर ये पीछे से उसको सप्लाई लाइंस ना देता रहता। और भारत ने रुबैल के अंदर उसने खरीद कर मजीद असले की फैक्ट्रियां खुलवाई। तो इनके बहुत सारे, और उसके अलावा चाइना को अमेरिका को डिच कराकर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के नाम के ऊपर, अजीतेबल नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के नाम पर, ऑफेंसिव ऑफेंस स्ट्रेटेजी के नाम पर, और ये जो क्या नाम है सर, ये लाल शर्ट, वो लाल सी कुर्ती पहनकर आता है, क्या नाम है उसका, खारजा जयशंकर, जयशंकर। और इसी तरीके से मोदी और इन लोगों ने जो लॉबिंग की है कैमला हैरिस के लिए, ये वाली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भी शदीद तरीन खिलाफ है कि इतनी गंदी लॉबिंग के बावजूद ट्रंप कैसे जीत गया। तो ये है इनके पूरी डाउनफॉल की रीजन। और आईटी इंडस्ट्री से लेकर अडानी अंबानी तक जो बड़े बड़े स्कैम्स हैं वो सामने खुलकर, अडानी साहब का तो कोई स्कैम बहुत बड़ा सामने आने वाला है, वो एनर्जी सेक्टर के अंदर कुछ उन्होंने। तो मैं आखिरी लाइन देना चाहता हूं कि जितनी इस इनविटेशन में 20 को जो इनविटेशन होना है, 20 को जो सेरेमनी होनी है, मैं ये समझता हूं कि बड़ी जोरदार, मैंने आपको पहले कहा था पाकिस्तान का जाता कुछ नहीं, हमारे पास तो गंदी हुकूमत है, हमारे पास तो शहबाज शरीफ जैसा वजीर आजम है, उसने ये जाए या ना जाए हमें क्या फर्क पड़ता है। और बिलावल अगर टिकट मंगवा भी ले, यानी 10,000 कम अज कम 10 लाख डॉलर जो है वो किसी फंड में देकर अगर टिकट मंगवाई तो मंगवाई, अदरवाइज मुझे नहीं लगता उसको भी बुलाएंगे। दे आर नॉट इम्पोर्टेंट। मतलब अमेरिका इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है या नहीं है वो सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन आखिरी जुमला कह दूं, हमारा जाता कुछ नहीं, इंडिया का रहा कुछ नहीं। डॉक्टर नियाज मुर्तजा साहब, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बहुत इसकी वावेले होते रहे, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रही। अब जिनके खिलाफ ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे थे और इंडिया को इतना उसके अंदर सपोर्ट किया गया, अब वो तो आपस में मिल बैठे चीन और अमेरिका, तो अब ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का क्या बनेगा? थैंक यू वेरी मच। मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा अभी हमें इस पे रीड नहीं करना चाहिए। एक इनविटेशन गया था चाइना को, जो कि चाइना ने ठुकरा दिया है। तो ये तो नहीं है कि वो मिल बैठे हैं और एक नई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप उनमें डेवलप हो गई है। ट्रंप ने कोशिश की थी कि हो जाए कुछ ब्रेक थ्रू, मगर उसको जो है चाइना ने रीबफ कर दिया है। दूसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए वो ये है कि फॉरेन लीडर्स को बुलाने का जो रुझान ये पहली दफा हो रहा है किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन पे कि फॉरेन लीडर्स को बुलाया गया, क्योंकि ट्रंप को शौक है चीजें अनकन्वेंशनल तौर पे करने का। तो उसने कहा ये कि नई रीत शुरू कर दें, और उसमें बहुत ही महदूद नंबर के लोगों को जो है बुलाया गया है, मुश्किल से 4-5। एक इटालियन वो है लीडर, फिर अर्जेंटीना का लीडर है, एल सल्वाडोर के लीडर हैं। तो ये कोई बहुत ज्यादा बड़े बड़े लीडर नहीं है, ये काफी छोटे मुल्कों के लीडर्स को बुलाया गया। जो एक बड़ा लीडर बुलाया गया था वो कंपेटिटर मुल्क था, वो अलाई नहीं था। मुश्तरक है डॉक्टर नियाज, इनमें एक कदर मुश्तरक है, ये जिन लोगों के आपने नाम लिए ये सारे राइट विंग के लोग हैं, स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले लोग हैं, ये बैलेंस पॉलिटिक्स नहीं करते। तो उस लिस्ट में तो मोदी साहब भी आते थे, राइट विंगर है, इनको लिफ्ट नहीं कराई अगलों ने। हाँ, मगर ये कि ये छोटे साइज के जो मुल्क के राइट विंगर्स हैं ना, अब राइट विंगर्स में तो आप नेतन्याहू को भी कह सकते हैं, इजराइल से ज्यादा तो कोई अलाई नहीं है ना अमेरिका का। अगर हम ये रिलेशनशिप बनाने लगे कि जी जिसको बुलाया है
या जिसको नहीं बुलाया उससे रिलेशनशिप खत्म हो गई, तो उसका तो मतलब है कि फिर इजराइल से भी खत्म हो गई। जर्मनी के लीडर को भी नहीं बुलाया, जापान के लीडर को भी नहीं बुलाया। जापानीज आ रहे हैं सर। असल जो वजह है ना कि जो इस वक्त ट्रम्प का एजेंडा है उसमें मोदी बहुत अच्छी तरह फिट नहीं हो रहा। ट्रम्प का क्या एजेंडा है? एक तो एंटी इमिग्रेशन और एक एंटी ट्रेड। इन दोनों चीजों में जो है इंडिया और यूएसए के बीच में टेंशन्स हैं। क्योंकि अगर आप इमिग्रेशन की बात करें तो सबसे बड़ी इशू क्या है? H1B वीजा। और H1B वीजा जो है वो कौन मुल्क सबसे ज्यादा लेता है? इंडिया। इसी तरह अगर आप ट्रेड और टैरिफ्स की बात करें तो उसमें भी इंडिया और यूएसए के दरमियान कुछ टेंशन होंगी, क्योंकि टैरिफ्स फिर जो है वो इंडिया पर भी लगेंगे। फिर तीसरी जो इशू है वो जो ब्रिक के प्लेटफॉर्म से डी डॉलराइजेशन की बात हो रही थी, उसमें इंडिया भी शामिल था। तो कुछ चीजें फिर ये है कि इंडिया का जो ये रिसेंट हुआ है रॉ के जरिए मर्डर्स वगैरह कराना और ये करना, इस किस्म की चीजें, उसकी वजह से भी कुछ टेंशन है। और फिर ये है कि अब मोदी की बड़ी पर्सोना है, करिश्मा है, और ट्रम्प ये नहीं चाहेगा कि इस वक्त उस स्टेज में उसके अलावा कोई बहुत ज्यादा बड़ा लीडर मौजूद है। चाइना का तो उसको पता था कि उसने नो ही कर तरीका देखने का, ये भी एक तरीका देखने का, अगर प्रेसिडेंट शी आ जाते तो जाहिर है फिर ये तो पता ही था कि उन्होंने नहीं आना। वो तो बस चलिए। उन्होंने एक करना था कि जी दिखाने के तौर पे कि जी हमने बुला लिया और चाइना ने मना कर दिया। बट एवरीबडी न्यू कि चाइना का प्रेसिडेंट तो उठ के नहीं जाएगा एक इनॉग्रेशन के लिए। राइट। तो अब बहरहाल ये बात है कि ट्रम्प बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल है और कुछ ऐसी इश्यूज हैं जिसमें अब इंडिया और यूएसए के बीच में भी थोड़ी बहुत जो है टेंशन्स होंगी। तो अब ये किस तरह रिलेशनशिप डेवलप होती है, किस तरह जाती है, मेरा तो ख्याल है कि रहेगी। बट ये कि ट्रम्प जो है अपने टर्म्स पे उस रिलेशनशिप को चाहेगा कि वो डेवलप और इवॉल्व हो।